गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। एक फाइट बुक मिल है आज। वो नहीं आ रहा तो आपने कहाँ से क्वेश्चन किया? ये पहले भी इसमें कोई डाउट? कर दिया था 6 बजे से 27 उससे पहले कोई सा किसी का 21 बार 21 से पहले किसी का है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया? एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। एक आयत है, आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी। तो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई मान लो x है, तो इससे ये दुगुना है, इसका मतलब ये कितना है? 2x होगा। ठीक है, ये एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगुनी। फिर आगे लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने में पर क्षेत्रफल में 75 की वृद्धि हो जाती है। हाँ, तो फिलहाल तो लंबाई, ये फिलहाल लंबाई कितनी है? 2x। और चौड़ाई कितना है? 1x। इस हिसाब से अगर इसका आप एरिया निकालोगे तो कितना आएगा? 3x आएगा। 2x स्क्वायर है ना? लंबाई गुणित चौड़ाई, 2x का वर्ग हो जाएगा। तो ये एरिया आ गया फिलहाल की अकॉर्डिंग। फिर लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी कर रहे हैं और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर रहे हैं। तो लंबाई में क्या हो रहा है? 5 की वृद्धि कमी हो रही 5 सेंटीमीटर की कमी कर रहे हैं और चौड़ाई में 5 की वृद्धि कर रहे हैं। 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर रहे हैं। तो अगर 5 सेंटीमीटर की लंबाई में कमी करते हैं आप, तो जो नया आयत बनेगा उस नए आयत में लंबाई कम हो रही है और चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ रही है। यानी कि जो लंबाई पहले कितना थी? 2x थी, अब कितना हो जाएगा? 2x माइनस 5। और चौड़ाई पहले कितना था? x था और 5 सेंटीमीटर बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5। परसेंटेज दिया है वो 5% की कमी होती है। ऐसा बोला है? हाँ। तो आप लोगों को बोलना चाहिए। कहाँ लिखा है? सेंटीमीटर बोल रहा है। नहीं, सेंटीमीटर बोला। वृद्धि 5 सेंटीमीटर हो सकता है किसी और क्वेश्चन में पढ़ा गया हो। तो लंबाई में 5 सेंटीमीटर की क्या हो रही है? कमी हो रही है और ह्यूमन एरर हो जाती है। और चौड़ाई में क्या हो रहा है? 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। तो नया एरिया कितना बनेगा? 75। तो नया जो क्षेत्रफल है वो कितना? 75 सेंटीमीटर। अच्छा, जो पुराना वाला क्षेत्रफल उसमें 75 सेंटीमीटर में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में जो एरिया है वो एरिया 75 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होगी। ये क्वेश्चन दिया है कि एक आयत है, आयत की लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से डबल है। अगर मान लो ये x है तो ये कितना होगा? 2x होगा। तो उस हिसाब से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2x का वर्ग हो जाएगा। और बाद में लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी हो गई तो 2x माइनस 5 हो जाएगा। चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई तो x प्लस 5 हो जाएगा। इस हिसाब से क्षेत्रफल आएगा वो पहले वाले से क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो रहा है? 75 सेंटीमीटर वृद्धि हो रही है। फिर आपको कैलकुलेट क्या करना है? आयत की लंबाई। तो आपको लंबाई कैलकुलेट करना है। तब यहां से क्षेत्रफल का आपस में ये जो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करोगे तो क्षेत्रफल आएगा। तो क्षेत्रफल कितना होगा? 2x माइनस 5 गुणित x प्लस 5। तो ये नया वाला क्षेत्रफल आएगा।
तो पहले वाले क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा? 75 ज्यादा। पहले कितना क्षेत्रफल था? 2x का वर्ग। इससे कितना ज्यादा होगा? 75 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, है? तो 5 सेंटीमीटर की लंबाई में कमी करे और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करे तो जो नया क्षेत्रफल आया वो पुराने वाले क्षेत्रफल से 75 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। इसका मतलब कि पहले 2x² था से, अब ज्यादा कौन है? ये वाला है। तो आपको बराबर करना है तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? गुणा कर दोगे, 2x का गुणा x में करोगे तो 2x का वर्ग, 2x का गुणा 5 में करोगे तो 10x, 5 का गुणा x में करोगे तो माइनस का 5x, 5 का गुणा 5 में करोगे तो माइनस में 25 बराबर 2x का वर्ग प्लस 75। 2x के वर्ग से 2x का वर्ग कैंसिल हो गया, 10x में से 5x जाएगा तो 5x और माइनस का 25 उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 75 और 25 कितना होगा? 100। 100 को 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आए? 20। x की वैल्यू 20 आए तो यहाँ पर स्टार्टिंग में रखोगे आप 2 गुणित 20 करोगे तो कितना? 40। इसका मतलब कि आयत की लंबाई कितनी थी होगी? 40 सेंटीमीटर। लंबाई पूछी तो याद आपका आंसर हो गया। चौड़ाई भी निकाल सकते, चौड़ाई तो एग्जैक्ट कितना होगा? 20 ही होगा, है? 20 सेंटीमीटर होगा चौड़ाई। और बाद में अगर ये भी पूछे कि बाद में अगर 5 सेंटीमीटर घटाने के बाद में लंबाई कितनी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और चौड़ाई को 5 बढ़ाने के बाद में पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो आपका आंसर वही देना जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है। बेटा तो इसको बोलना क्वेश्चन। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात 3:2। तो पार्क है, पार्क में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। इससे क्या समझ में आया कि लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। लंबाई का अनुपात ज्यादा है, चौड़ाई का अनुपात कम है। इसका मतलब है कि जो पार्क है वो कहीं ना कहीं कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप का है। तो मान लो ये क्या है? पार्क है। इसकी लंबाई का अनुपात 3x के रूप में है, 3 के गुणे के रूप में कुछ भी हो सकता है। और चौड़ाई का अनुपात 2x के रूप में है, 2 के गुणे के रूप में कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता। तो साइकिल से चक्कर लगा रहा है, आयताकार पार्क है, ठीक है। मान लो साइकिल से कैसे प्रारंभ कर रहा है, यहाँ से चल रहा है, तो ये पूरा चक्कर कितने टाइम में लगा रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा 8 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर 8 मिनट इसके चारों ओर पूरा चक्कर लगाता, एक पूरा चक्कर। ये क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। और 8 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाता, एक चक्कर लगा रहा है। पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? इस पार्क का क्या निकालना है आपको? एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक पार्क है, उस पार्क का जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात कितना है? 3 और 2 का अनुपात है। 3 के गुणे के रूप में कुछ भी हो सकता है, 2 के गुणे के रूप में कुछ भी हो सकता है। फिर एक व्यक्ति है, उसको आप कहीं पे भी मान लो एक चक्कर लगाएगा, इसका मतलब है कि जहां था खड़ा वहां पे आ जाएगा वापस। अगर यहाँ से साइकिल चलाएगा तो वापस यहाँ जाएगा, यहाँ से तो वापस यहाँ जाएगा। और उसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर चला रहा है वो, है ना? तो 12 किलोमीटर पर आवर ये क्या है? स्पीड है। आप निकाल सकते हैं 8 मिनट में कितना चला रहा होगा वो। 1600। यहाँ से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर कितने टाइम में जा रहा है? 1 आवर में, 1 घंटे है ना? 60 मिनट। 1 आवर में कितना जा रहा है? 12 किलोमीटर जा रहा है। 12 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में 12 किलोमीटर जा रहा है। अब 12 किलोमीटर जा रहा है तो 12 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो कितना जाएगा? 12,000। 12,000 मीटर।
अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि 60 मिनट में कितना जाता है, 12,000 12,000 मीटर जाता है। तो एक घंटा बोलो या फिर 60 मिनट बोलो, बात एक ही है। तो आपको कितना निकालना, 8 मिनट में निकालना है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 60 मिनट में वो कितना जाता है, 12,000 मीटर में जा रहा है। तो आपको कितने में निकालना है, 8 मिनट में निकालना है। 8 मिनट में क्यों निकालना है, क्योंकि 8 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर कितनी दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा हूँ, निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा ये, 12,000 गुणित 8 बटे 60 गुणित 8 बटे 60, काट दो 0 से 0, 6 दूना 12 और कितना 0, 8 दूनी 16, 2 0 तो 200 गुणित 800 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 2 0, 1600 मीटर। तो कहीं ना कहीं 8 मिनट में कितना जा रहा है वो, 1600 मीटर। यानी कि 8 मिनट में पूरा चक्कर काटता है। तो पूरा चक्कर काट रहा है, इसका मतलब कितनी दूरी तय कर रहा है, 1600 मीटर। तो कहीं ना कहीं इस आयत की परिधि कितनी है, 1600। इस आयत बोलो या इस पार्क की परिधि कितनी है, 1600 मीटर। और परिधि मतलब आप जानते हैं इस सभी भुजाओं का जोड़। तो ये 3x, तो ये भी कितना होगा, 3x होगा। ये 2x, तो ये भी कितना होगा, 2x हो जाएगा। तो 3x और 3x कितना होगा, 2x और 2x 4x। ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये प्लस ये कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10x। और वो कितना है बाउंड्री, 1600 मीटर है। तो x बराबर कितना, 0 से 0 काट जाएगा तो कितना आएगा, 160 मीटर आएगा। अब क्या कैलकुलेट करना, क्वेश्चन में क्या पूछा उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई यहाँ पर कितनी है, 3x है। 3x लिए कितना हो जाएगा, 3 गुणित 160, 480 मीटर। तो 480 मीटर लंबाई है पार्क का। तो चौड़ाई कितना, तो चौड़ाई कितना है, 2x, 2 गुणित कितना करोगे, 160, 320 मीटर। आपको क्या निकालना, पार्क का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई कर दोगे, 480 गुणित 320 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। है तो आपका आंसर कितना होगा, 320 गुणित 480 कितना आएगा गुणा करने पर, 32 गुणित 80 करो, 2 और 2 0 लगा देना, 15,000 कितना आ रहा, 1,53,600। 1,53,600 टाइम में आएगा, वर्ग मीटर का वर्ग। तो ये तो आ जाएगा, आप गुणा कर लोगे, आगे कैलकुलेट कर लोगे। समझ पाए, क्या है, आपका पुराना यदि तो डाल रहे थे बैंक, वो तो उसका बीएससी वाले ने दिया थोड़ा सा, पीबी भी दे रहा है, दिया एग्जाम देने के लिए वगैरह। और वो भी दूसरा चरण चालू कर रहा। मैं तो वर्ग एक कर दो, 2-3 दिन छुट्टी पे है तो सेकंड काउंट ले थे शिवराज 30 से आज से शायद, आज से कि कल आज से, हाँ। काय का वर्ग एक कर दो कि सेकंड काउंसलिंग, क्या बात कर रहे हो, हम सुन रहे हैं। हाँ, जो वेटिंग लिस्ट में पड़े थे। अच्छा, वो पुराने पोस्टर वाले। खाली थे अभी तो, 2018 वाले। आपका नंबर तो नहीं लगा। तो अभी जितना भी टाइम है, जैसे मान लो पीएससी का एग्जाम तो आएगा ही आएगा, है वो जनवरी में लेने की बात कर रहा है, 2019 वाला मेंस है। और जो 2021 वाला मेंस है वो फरवरी में लेने की बात कर रहा है, एंडिंग सप्ताह में। तो वहाँ लगभग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होने की संभावना बिल्कुल है। तो टाइम कितना है, 3 महीने। सितंबर तो एंडिंग चल रहा है ना, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इतना ही टाइम है। उसके अलावा कोई दूसरी एग्जाम भी आ सकती है। तो ये कभी मत सोचो कि एग्जाम का कैलेंडर कब आएगा, कौन सी तारीख को एग्जाम होगा। जितना तैयारी कर सकते हैं अभी, जितना करना उतना कर लो। फिर बाद में ये बोलोगे कि यार एग्जाम का कैलेंडर अचानक आ गया, अचानक डेट आ गई, टाइम कम मिल पाया, और ये बहाने मिलेंगे और दूसरे को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरे को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। बेटा तो इसको यस सर।
हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 27। एक कमरे की ऊंचाई तथा इसकी एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है? कमरे की बात कर रहा है। हाँ। तो ऐसा डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये कमरे का क्या है आपका? ग्राउंड फ्लोर है, ये वाला नीचे वाला है, ये वाली सामने की दीवार है, हाँ और ये उस सामने की दीवार है, ये वाली हाँ। है, और ये वाली दीवार इस साइड साइड वाली। की, और ये वाली दीवार साइड बाय साइड। उस साइड की है ना। तो क्या दिया कमरे में? अर्ध परिमाप ये दिया गया कमरे की ऊंचाई ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात। दिया। तो कमरे का ऊंचाई तो ये रहा। आप ऊंचाई चाहे आप इसकी बात कर लो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, ये क्या है? ऊंचाई है कमरे की। ऊंचाई ये वाली थी सर। कौन सी? यही तो, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेस, हाँ। बेस है इसका कमरे का, फ्लोर है। तो हाइट कितना होगा? ये होगा, ये क्यों? वो वाला होगा क्या? नहीं डायग्राम ऐसा ही दिखता है। कौन सा? 3D क्यों? ये 3D जैसा हाँ, डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम जैसा ये लगता है। डब्बे के हिसाब से आप मान ले, कमरा ये डब्बे की तरह जैसे दिख रहा है, जैसे ये क्या है आपका? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। ये क्या हुई? दीवार। तो दीवार है, वही तो हाइट है। इधर वाली साइड ये वाले की एकदम हाँ, ये जैसे एक उदाहरण के तौर पर जैसे ये दीवार है, तो यहाँ से लेकर वहां तक की हाइट क्या है? ऊंचाई है कमरे की ऊंचाई। या कोने को नापो, या बीच में से नापो। वो तो छत हो जाएगा ना। कौन सा? ये भी नहीं, ये तो छत का वो ऊपर है। तो ये क्या ऊंचाई है? इसका अनुपात कितना दिया? ऊंचाई 5 2 एक ऊंचाई का दे रहा हाँ। है। एक अर्ध परिमाप। ऊंचाई है वो 2 के अनुपात में है। अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब क्या? आधा परिमाप। और परिमाप का मतलब क्या? चारों तरफ की बाउंड्री। जैसे ये कमरा है, इस कमरे का आपको परिमाप निकालना, तो नाप लोगे वहां, एक कोने से लेकर पूरी बाउंड्री नाप लोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा, है ना। तो पूरा परिमाप कैसे नापोगे? जो ये सामने वाली जितनी भुजा होगी उतनी ये होगी, और जितनी वो है उतनी ये होगी। अगर पूरा परिमाप इसकी बात करोगे, यहाँ पर पूरा परिमाप निकालना, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि ये बराबर ये बराबर ये, है ना। तो ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा बराबर ये वाली। तो इससे पूरे कमरे का परिमाप निकलेगा, चारों तरफ की बाउंड्री। लेकिन वो कौन? पूरा परिमाप नहीं दिया है, अर्ध परिमाप। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 2 का ही जोड़ दिया है वो। वो कितना है? 5। तो ये 5 के अनुपात, ये दोनों अनुपात के रूप में, 5 के गुणे में ये कुछ भी हो सकता है, हाँ। ये 2 के गुणे में कुछ भी हो सकता है। आप इसको कितना माना? 2x मान लिया आपने, तो इसको कितना मान लिया? 5x मान लिया। फिर क्या बोला गया है? दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज। तो दरवाजों और खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपया प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपया है। कमरे की ऊंचाई। इस कमरे की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर दरवाजे भी लगे, खिड़की भी लगे। अब दरवाजे और खिड़की कहाँ लगी? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ऐसा तो नहीं है कि आप छत पे दरवाजा लगा रखे और यहाँ पर कोई खिड़की लगा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो हो सकता है कि इस दीवार पे कोई खिड़की हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है यहाँ हो, या हो सकता है यहाँ हो। तो दरवाजे और गेट हो सकते हैं, दरवाजे और खिड़की हो सकते हैं। तो दरवाजे और खिड़की का क्षेत्रफल कितना है? 15 वर्ग मीटर। दरवाजा प्लस खिड़की 15 वर्ग। जो खिड़की है, तो वो इनका क्षेत्रफल कितना है? 15 वर्ग मीटर। तो मीटर स्क्वायर। तो ये कमरा है, इस कमरे की जो ऊंचाई है वो 2 के गुणे के रूप में है। अर्ध परिमाप है वो 5 के गुणे के रूप में है, यानी कि 5x माना, इसको 2x माना। और यहाँ पर
कहीं न कहीं दरवाजे और खिड़कियां लगी है और इनका क्षेत्रफल कितना है 15 मीटर। तो ओवरऑल कमरे की दीवार का क्षेत्रफल निकालोगे तो इसमें से ये 15 मीटर कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, खिड़की लगी है ना? और आप क्या बिछा रहे हैं यहाँ पर पूरे कमरे पे? कागज बिछा रहे हैं। तो खिड़की पे और दरवाजे पे नहीं बिछाओगे। तो शेष दीवार पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? शेष दीवार। इसका मतलब है कि 15 मीटर जो है 15 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, यहाँ पर कागज नहीं बिछाओगे, तो शेष दीवार उस पर बिछाओगे कागज। तो शेष दीवारों पर कितना चौड़ा कागज बिछा रहे? 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज। तो शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज है, उसको बिछा रहे हैं और 8 रुपया प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च है। तो 8 रुपया लग रहा है प्रति मीटर पे, और कुल खर्चा कितना आ रहा है? 1040। कुल खर्च 1040। कमरे की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया। अब जो भी निकालना उसके बाद में निकाल सकते हैं आप। शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लपेटना है आपको। उसमें से अगर 1 मीटर लंबा कपड़ा लपेटोगे तो कितना लगेगा? 8 रुपये, और 2 मीटर पे तो 16 रुपये। तो कुल खर्चा कितना आ रहा है? 1040। तो इसमें अगर मान लो इसमें लंबाई, इसमें 8 रुपए का प्रति मीटर वाले का भाग दे दोगे तो लंबाई निकल जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यार 1 मीटर पे 10 रुपया खर्चा आता है, और मैं बोल रहा हूँ कुल मिलाकर 20 रुपया खर्चा आया। आप सोच सकते हैं कि 20 रुपया खर्चा आ रहा तो 1 मीटर पे 10 आ रहा, तो इसका मतलब 2 मीटर पे कितना आया होगा? 20 आया होगा। तो 10 का क्या किया आपने? भाग दिया, तो ये तो 2 मीटर निकाल पाए। तो इसका मतलब कुल खर्च में किसका भाग दे दोगे? 8 का प्रति मीटर पे जो खर्चा हो रहा है उसका भाग दे दोगे। 1040 डिवाइडेड बाय 8, 8 एकम 8, 2 बचेगा 24, 8 से 24 130 मीटर। ये कुल खर्च था, कुल रुपए थे, और ये रुपये प्रति मीटर था। तो इसका मतलब उस कपड़े की लंबाई कितनी होगी? 130 मीटर होगी उस कपड़े की लंबाई। 1 मीटर पे 8 रुपया, 2 मीटर पे 16 रुपया, ऐसा 130 मीटर होगा तो कितना खर्च हो जाएगा? 1040 रुपये हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर लंबाई कितनी है कपड़े की? 130 मीटर। और चौड़ा कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट में कन्वर्ट कर दो इसको। 50 सेंटीमीटर यानी कि आधा मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 मीटर होता है। तो 50 सेंटीमीटर यानी कि आधा मीटर। 100 का भाग दे दोगे आप तो आधा मीटर, यानी कपड़े का क्षेत्रफल देखोगे तो कितना होगा? आधा मीटर। ये क्या है? चौड़ाई कपड़े की। और कपड़े की लंबाई कितनी है? 130 मीटर। ये क्या है? लंबाई है कपड़े की। तो कपड़े का क्षेत्रफल कितना आएगा? 65 मीटर। 65 मीटर कपड़ा। तो कपड़ा पूरे बिल्डिंग, पूरे कमरे पे लपेट रहे, किसको छोड़कर आप? खिड़की और दरवाजे को छोड़कर। तो खिड़की और दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है? 15। और शेष जगह पर इस 65 मीटर स्क्वायर पे आपने कपड़ा लपेट दिया, तो 15 मीटर ये बचा होगा। ओवरऑल कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15, 70, 80 हो जाएगा। तो कुल कमरे का जो क्षेत्रफल है, कुल कमरे का यानी कि 4 दीवारों का है ना, यहाँ छत का और जो फ्लोर है उसका नहीं निकाल रहे। तो जो 4 दीवार है इसका कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 65 प्लस 15 बराबर 80 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, है। और 4 दीवारों का क्षेत्रफल है, वो फार्मूला आपको पता होगा। अगर फार्मूला नहीं पता हो तो भी ऐसे ही कर सकते। 4 दीवार का क्षेत्रफल, और एक दीवार यहाँ पर कैसी है? आयत के रूप में है। आयत के रूप में है कि नहीं, है ना? तो सबसे पहले यहाँ तो x की वैल्यू अभी नहीं निकली, x की वैल्यू निकालना होगी। तो कैसे निकालोगे x की वैल्यू? जैसे कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल कैसे लिखोगे आप? 2 a प्लस b गुणित c। ये क्या है?
चारों दीवार में 4 दीवार का क्षेत्रफल, हाँ। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना आ रहा है बराबर में? 80 आ रहा है। ये 2 है और यहाँ पर ए कितना है? ए कितना है यहाँ पर? ए की वैल्यू 5x, बी की वैल्यू कितनी है? 2x, सी नहीं मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा? 7x, 7 दूना 14x गुणित सी बराबर 80। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दोनों वैल्यू अज्ञात है ना, तो इससे भी मतलब पूरी तरह से नहीं निकलेगी। उससे पहले आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? तो ये 5x तो अर्ध परिमाप का दिया हुआ है। हाँ, तो अर्ध परिमाप ही तो ले रहे अपन, ये पूरा परिमाप थोड़ी ना लिया। वो जैसे ऊंचाई अर्ध परिमाप वो 2x ऊंचाई है और वो परिमाप है, तो क्षेत्रफल ये कैसे परिमाप निकलेगा? अच्छा हाँ सॉरी अलग अलग तो है। ये जो है ना, हाँ जो 2 है 2 और ये a प्लस बी कितना है? वो यहाँ जो लिखा है डायग्राम के हिसाब से मुझे लगा कि ये जो 2x है, में ये जो लाइन गलत खींच दी ने, हाँ इस वाले पे खींच दी। जो 5x है वो क्या है? अर्ध परिमाप अर्ध के परिमाप। मतलब कि इसका और इनका हाँ ये कितना है? 5x है, हाँ है ना? और ये जो ऊंचाई है वो कितना है? 2x स्क्वायर। वही तो मैं बोल रहा था, ऊंचाई उस पे लगा रहे आप जो नहीं तो पहले ही बोला तो नहीं सब नहीं, वो डायग्राम में मैं सही बता रहा था, लेकिन ये एरो का चिन्ह गलत बन गया था वो, हाँ। है ना? तो आपको बोलना था कि वो एरो का चिन्ह गलत है, तो आप हो सकता वहां ध्यान जा रहा था। मैं ये ऊंचाई बोल रहा हूँ ऐसा, ये हाँ। ऊंचाई और ये ऊंचाई, लेकिन वो जो एरो है ना वो यहाँ खींच गया था, वो गलती हो गई थी। तो ये अर्ध परिमाप, ये और ये कितना है? 5x है, और ये ऊंचाई कितना है? 2x है। तो ये a प्लस बी कितना है? 5x। तो यहाँ पर आप कितना रखोगे? 5x, और c की जगह कितना रखोगे? 2x बराबर 80। और ऊंचाई दिया ही नहीं होता है शायद मेरे ख्याल से अनुपात में, तो यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर ये कितना हो जाएगा? 10 ये 5 दुना 10 और 10 दुना 20, 20x का वर्ग बराबर 80। 0 से 0 काट दोगे, 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आया। 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दुना 10 और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या निकालना था आपको? कमरे की ऊंचाई ऊंचाई निकालना। कमरे की ऊंचाई निकालना थी, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप क्या बोलना चाहिए कि बिना किए हुए भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली, जैसे मान लो ऐसे ही आंसर लगाना है ना, तब 2 के अनुपात के 2 के गुणे के रूप में ही बढ़ेगा। हाँ। और बाकी तो वैसे 10 के रूप में बढ़ा रखा है, अर्ध दिया तो उसका डबल कर दो, है ना? और ये क्या है? आधे आधे का आधा दिया है, है, तो पूरा पूरे का कितना हो जाएगा? 10 हो डबल हो जाएगा। जाएगा। तो इस पूरे का डबल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हुआ? तो सबसे पहले आपके मन में इमेज बन जाना चाहिए, आपके माइंड में, है ना? तो क्या दिया था यहाँ पर? ये कमरा दिया था, मान लो ये डब्बे की तरह कमरा है, और इस कमरे में जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप मतलब कि चारों तरफ बाउंड्री नहीं, आधी बाउंड्री। चारों तरफ बाउंड्री तो ये प्लस ये होगी, लेकिन ये प्लस ये कितना है? आधा, यानी कि 5x दिया, 5 के गुणे के रूप में। और ये जो ऊंचाई दिया वो कितना है? 2 के अनुपात के रूप में दिया। और आपको क्या दिया था उसके बाद में कि दरवाजा और खिड़की है, उनका क्षेत्रफल कितना है? 15 मीटर। और शेष दीवार पर आप कपड़ा लपेट रहे, कपड़ा कितना? 50 सेंटीमीटर का। 50 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ाई। तो मीटर, इस सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो 50 सेंटीमीटर यानी कि आधा मीटर, 1/2 मीटर हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट करोगे तो। और 1 मीटर लपेटने पर कितना खर्चा आ रहा है? 8 रुपये आ रहा है। और कुल खर्चे कितना आ रहा है? 1040 रुपये आ रहा है। तो 8 का भाग दे दिया तो ये आप कपड़े की लंबाई निकाल लिया। कपड़े का क्षेत्रफल कितना है? कपड़े का क्षेत्रफल कितना है? 65 मीटर। 65 मीटर स्क्वायर है। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो कपड़े का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
मतलब ऐसा करना तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ दूसरी डिमांड भी हो सकती, जैसे यहाँ पे तो क्या पूछा, ऊंचाई पूछा है। जैसे मान लो कि कपड़े का क्षेत्रफल पूछ ले, या कपड़े का क्षेत्रफल ओवरऑल क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है, तो ओवरऑल मेथोडोलॉजी आती होगी तो क्वेश्चन में कुछ भी डिमांड हो बीच में से तो वो भी आप निकाल सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हो। तो 65 मीटर कपड़े का क्षेत्रफल आ गया, और शेष क्षेत्रफल कितना है 15 है खिड़की और दरवाजे का, तो ओवरऑल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा, है ना। और जो कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। ये नहीं भी याद रखोगे तो भी ये फार्मूला आप निकाल सकते हैं। 4 दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, जैसे मान लो ये दीवार है, सामने वाली दीवार, मान लो ये भुजा कितनी है a है, ये चौड़ाई b है और ऊंचाई c है, तो सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई कितनी है, ये लंबाई का काम करेगा और ये चौड़ाई का काम करेगा, उसके लिए केवल एक दीवार के लिए, तो a गुणित c होगा, a गुणित c होगा। जैसा इस दीवार का है उतना ही उस साइड वाली दीवार का होगा, तो डबल बार हो जाएगा, तो 2 दीवार का आपने ये निकाल लिया क्षेत्रफल। ऐसे इस दीवार का निकालोगे तो इस दीवार में ये कितना है b है और ये कितना है c है, तो इस दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा b गुणित c होगा। जितना इस दीवार का होगा उतना ही उस दीवार का होगा, डबल बार हो जाएगा। 2 को कॉमन निकाल लिया, a और b और c को भी कॉमन निकाल लिया, तो यही फार्मूला है लिखा है ना। तो फार्मूला नहीं भी लिखोगे तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं माइंड में मत सोचना कि फार्मूला क्या था, a प्लस b था कि c अंदर था कि b बाहर था, तो ऐसा हो सकता है कि भूल जाओ, तो रटना नहीं, वहां बिल्कुल ऐसे ही समझ लेना इसको, तो क्लियर होगा वो। ठीक है, वो तो क्या यहाँ पर a प्लस बी लिखा तो c, यहाँ गुणे में c लिखा तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, वो तो आप डिपेंड करता है कि a और b किनको मान रहे हैं यहाँ पर। मिटा दो इसको। यस। हाँ जी, आप कौन सा क्वेश्चन? 28। एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्चा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, 4 दीवार है। घनाभ के आकार का क्या है, कमरा है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर नीचे वाला, और ये इसका टॉप फ्लोर हो गया, यानी कि छत हो गया। तो इस 4 दीवार पे कागज लगाने का खर्चा कितना आ रहा है, 50। तो ये पहली दीवार, ये दूसरी दीवार, ये तीसरी और ये चौथी दीवार, तो 750 रुपये ये खर्च आ रहा है। कागज लगाने का, ठीक। फिर क्या बोला गया, एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से डबल है। एक दूसरा कमरा है उसमें इससे डबल है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर जो लंबाई है इसकी जो जितनी लंबाई है उससे लंबाई भी डबल है, चौड़ाई है इससे चौड़ाई भी डबल है, ऊंचाई है ऊंचाई भी इससे डबल है। तो ऐसी स्थिति में नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च कितना होगा। तो ऐसे मत सोचना कि अच्छा यहाँ से 7 डबल हो रहा तो इसको भी डबल कर दो, 750 तो कितना खर्च होगा 1500 रुपये, ऐसा नहीं होगा ये।
है ना, क्योंकि ओवरऑल कितना बढ़ रहा है, ओवरऑल क्षेत्र वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वॉल्यूम तो नहीं, यहाँ पर क्या 4 दीवार पे आप लपेट रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल नहीं लपेट रहे हैं, केवल दीवारों पे लपेट रहे हैं। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल स्टार्टिंग में कितना, कुछ मान के भी कर सकते हैं और ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हैं। जैसे ऐसे मान लो यहाँ पे सोचोगे लंबाई कितना है ए, और मान लो ये जो कमरा है इसकी चौड़ाई, अब यहाँ पर देखना ये चौड़ाई कितनी होगी बी, और ये जो ऊंचाई है वो कितना माना आपने सी माना। तो यहाँ पर ये भी कितना ऊंचाई, जहां जहां ऊंचाई है वो कितना होगा सी सी होगा, है ना। तो अगर इस वाली दीवार का आप एरिया निकालते हैं तो ये कितना है ए है, और ये ऊंचाई कितना है सी। ये सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल, वैसा ही उस साइड वाली का हो जाएगा, प्लस इस वाली दीवार का क्षेत्रफल, इस वाली दीवार का ये कितना है बी, ये कितना है सी, बी गुणित सी, ऐसा ही इस साइड वाली दीवार का। तो ये कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल हो गया। नहीं तो ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा ना, आपको फार्मूला बताइए, ये मालूम है पहले से ही, यहां से भी वही निकलेगा, ये 2 और a प्लस बी और सी कॉमन, ये कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल है ना। तो इस पर कागज लगाने का खर्चा कितना आ रहा है 750 रुपया आ रहा है। अब सभी को डबल करना, जैसे ये था ए, तो ए की जगह कितना हो जाएगा 2 है, बी ये चौड़ाई था ये भी कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा 2 भी हो जाएगा, और ऊंचाई थी वो भी कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। यानी कि सारी की सारी चीजें, एक दूसरा कमरा जिसमें सारी की सारी चीजें डबल कर रहा है। बाहर 2 बराबर, आप देखो अब यहाँ से 2 और 2 कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा 2 कॉमन निकलेगा, है ना। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और एक ये 2, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो a प्लस बी गुणित सी, तो a प्लस बी गुणित सी ये तो है सेम टू सेम, यहाँ पर भी a प्लस बी गुणित सी है, लेकिन इसकी तुलना में ये कितना गुना हुआ 2 गुणित 4, a प्लस बी गुणित सी, है ना। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी तुलना में ये कितना गुना है 4 गुना ज्यादा है, तो पैसा भी कितना ज्यादा होगा 4 गुना ज्यादा होगा, ओवरऑल 4 गुना हो जाएगा। डबल लंबाई कर दोगे, डबल चौड़ाई कर दोगे, डबल ऊंचाई कर दोगे, तो ओवरऑल जो 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो पैसे कितने हो जाएंगे 4 गुने बढ़ जाएंगे। तो 75 गुण ये 750 गुणित कितना करोगे 750 गुणित कितना कर दोगे 4, 4 पंजे 20 का 0 80 लाई 2 7 चौक 28 ने 2 30 और 1 0 ये, तो 3000 रुपया खर्च होगा आपका, है ना। ये स्टार्टिंग में करने की जरूरत है, आप कर लेते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आप क्या करोगे केवल, हाँ कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना होता है 2 a प्लस बी गुणित सी होता है, इसका खर्च कितना दिया 750 रुपया दिया। उसके बाद में सारी चीजें क्या हो रही डबल डबल हो रही है, ये भी 2 हो रहा है, ये भी 2 हो रहा है, ये भी 2 हो रहा है, 2 कॉमन निकालोगे 4 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, a प्लस बी गुणित सी बराबर। तो यहाँ पर इसकी तुलना में कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया, तो ये भी 4 गुना कर दोगे, यानी कि 750 में 4 का गुना कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां तक किया आप लोगों ने, किए कि किए ही नहीं 29 हो जाएगा। डायग्राम बना देता हूं मैं। बोलना क्वेश्चन 25 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़ाई अगर पार लंबाई की लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर 25 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा। हाँ, आयताकार पार्क आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच बीचों बीच
2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है। अब देखो ये लंबाई है, तो लंबाई के समानांतर यहाँ पे एक सड़क बनाओगे, लेकिन बीचों बीच होना चाहिए। तो ये कितना है 15 का है, तो लगभग कहाँ पर होगी 7.5 के आसपास होगी, यानी कि ये बीचों बीच सड़क यहाँ पे बनाओगे आप, ये किसके लंबाई के समानांतर। लेकिन ये सड़क कितनी होगी 2 मीटर सड़क। ऐसे ही ये जो चौड़ाई है इसके पैरेलल बीचों बीच एक सड़क यहाँ बनाओगे, है ना। और ये भी कितना होगा 2 मीटर का होगा। शेष भाग में घास उगाई गई, तो घास वाला क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पे घास उगा रहे आप। अब ये छोटा बड़ा दिख रहा है ना, ये माप ऐसे बनाया है, समझ लेना। तो यहाँ पे भी घास उगा रहे आप, ऐसे इस वाले में भी घास उगा रहे, चारों में उगा रहे घास, इसमें भी उगा रहे, इसमें भी उगा रहे घास, है ना। क्या हुआ, यहाँ पे भी घास उगा रहे, यहाँ पे भी घास उगा रहे, यहाँ पे भी घास उगा रहे, यहाँ पे भी घास उगा रहे। तो घास वाला क्षेत्रफल निकालना आपको, तो उससे ओवरऑल क्षेत्रफल में से ये सड़कों वाला क्षेत्रफल घटा दो, घास वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ओवरऑल क्षेत्रफल कितना होगा 25 गुणित 15 कितना 375 मीटर स्क्वायर, ये पूरे का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल निकाल लो, सड़क का क्षेत्रफल जैसे ये सड़क है, ये सड़क यहाँ पर कितना है 2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरऑल कितना है 25 दुना 50 मीटर स्क्वायर। इस वाले सड़क का है ओवरऑल, वैसे इस वाले सड़क का ये कितना है 2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 15 है, 15 दुना 30 मीटर स्क्वायर। इस सड़क का ओवरऑल कितना आया 50, इस सड़क का ओवरऑल कितना आया 30 आया। लेकिन ये जो क्षेत्र, ये जो इलाका है ना, ये डबल बार काउंटिंग हो चुका है ना, क्योंकि जब इसका क्षेत्रफल आप निकाले इसमें भी शामिल है, और इसका क्षेत्रफल निकाले इसमें भी शामिल है। और वो क्वेश्चन में बोला था कि परस्पर ये एक दूसरे को काट रही है ना, ऐसा नहीं कि एक नहीं काट रही है, एक की लंबाई वही तो गई अंडरग्राउंड के माध्यम से निकाला, ऐसा कुछ नहीं बोला है, परस्पर काट रही। तो ये रिपीटेशन वाला दोनों बार काउंटिंग हो चुका, तो इसका मतलब ये कितना है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2/2 कितना होगा 4। रिपीटेशन वाला ये कितना निकलेगा 4 मीटर स्क्वायर। तो ये ओवरऑल सड़कों का कितना हो जाएगा 50 और 30 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर में से 4 मीटर स्क्वायर 2 बार शामिल हो चुका है इसमें, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा आपको। तो 80 में से 4 जाएगा तो 76 मीटर स्क्वायर, यानी कि सड़कों का क्षेत्रफल कितना है 76, और ओवरऑल क्षेत्रफल कितना है 375। तो 375 में से सड़क वाले क्षेत्रफल हटा दोगे, तो 375 में से 76 जाएगा, 75 तो कितना बचेगा, इसमें से इसको हटाओगे तो 299 मीटर स्क्वायर। ये क्या है जो खाली जगह यानी जहाँ घास लगाते उसका क्षेत्रफल। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा आगे भी क्वेश्चन बढ़ा सकता है कि घास काटने पे 1 मीटर स्क्वायर में घास काटने पे इतना खर्चा आता है, तो बताइए कि इसमें कितना खर्चा, तो इसको उससे लागत से जोड़ सकता है, इसी को परसेंटेज से जोड़ सकता है, यानी कि हर क्वेश्चन कई आयामों से जुड़ सकते हैं, और एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से आपस में लिंक हो सकता है। तो जो आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके यानी कि हर टॉपिक का जो बेसिक है, कोर कॉन्सेप्ट है, उसको समझते जाओ, उस पर समझ विकसित करने के बाद में उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करो, और विस्तार पूर्वक आप अध्ययन कर लोगे, क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के बाद में एक दूसरे टॉपिक से जोड़ना, लिंक करना उसका, है ना, कंपेरेट उधर उधर तुलना करना। जैसे मान लो ये परसेंटेज से अपन लिंक कर दे, या उसी क्वेश्चन को लाभ हानि से लिंक कर दे, या उसी क्वेश्चन को उससे लिंक कर दे, मान लो जो लाभ हानि के बाद में जैसे औसत वाला है उससे कोई लिंक करते हैं, है ना। तो एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से लिंकिंग, और उसके बाद में उनका व्यवहारिक जीवन में अप्लाइड, जो स्तर होते हैं तरीके, जैसे किसी भी टॉपिक का आप पढ़ते तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सिस्टमेटिक।
यानी कि जो भी टॉपिक है उनको बेसिक बेसिक अच्छे से सिस्टमेटिक पढ़ो। एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, हो सकता है कि पहले टॉपिक में सारे क्वेश्चन आपको ना बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो दूसरे टॉपिक से लिंकिंग वाले होंगे। तो जो पहली बार कर रहा है उसको तो नहीं बनेगा, लेकिन जो बार बार उन क्वेश्चन को कर चुका होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझो उस चैप्टर का, और जितने क्वेश्चन बन रहे उतने कर लो। उसके बाद में दूसरे चैप्टर को समझ लो अच्छे से, उसके बाद में उसके क्वेश्चन कर लो। और पहले चैप्टर को दूसरा चैप्टर करने के दौरान पहला वाला चैप्टर भी रिवाइज, और जब तीसरा चैप्टर कर रहे होंगे तब पहला भी रिवाइज, दूसरा भी रिवाइज और तीसरा भी। तो ऐसे से स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से जितने भी बेसिक चैप्टर हैं वो सारे कर लो। और सिस्टमेटिक करने के बाद में थोड़ा सा डेरिवेटिव यानी कि विस्तार से समझो उसको, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका समझ का स्तर बढ़ता जाएगा। और डेरिवेटिव करने के बाद में उनको आपस में कहीं ना कहीं कंपेरेट, तुलना करो एक दूसरे टॉपिक से, कंपेरेटिव। संख्या पद्धति पढ़ रहे हो वो भी हो सकता है परसेंटेज से जुड़ जाए, संख्या पद्धति वाला टॉपिक भी हो सकता है उससे से लिंक हो जाए, है ना। तो टॉपिक सारे टॉपिक, कुछ टॉपिक को छोड़ दोगे कौन से, जैसे त्रिकोणमिति वगैरह जो साइन थीटा कोस थीटा उनको छोड़ दोगे तो अधिकांश टॉपिक एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो उनको कंपैरेटिव करो, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक की। अगर इसी क्वेश्चन में औसत वाला एंगल से जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसा आंसर हो सकता है? ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पूछा, एक चैप्टर में पहला टाइप पढ़ रहे आप, दूसरा टाइप पढ़ रहे, तीसरा टाइप पढ़ रहे, और आप बोल रहे कि पहले चैप्टर में 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप वाइप कुछ नहीं होता है ना। ये तो फिर बाद में आप 5 टाइप पढ़ के गए और 5 टाइप उसके बाद में क्वेश्चन कोई नया आया, उसके बाद में ढूंढोगे कि यार कॉपी में कौन सा टाइप था। तो इसकी वजह जो क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसकी भाषा समझ लो। उसके बाद में व्यवहारिक स्तर पे आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आसपास की चीजों से जोड़ सकते हो, आप खुद क्वेश्चन बना सकते हो। आपके पास में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, तो समझ बनाना जरूरी है। और कंपैरेटिव के बाद में आप उनको इंटीग्रेटेड कर दो, जोड़ दो आपस में। ये कहीं पे भी लागू होता है, जीएस पढ़ रहे हैं या कहीं जीएस पढ़ रहे हैं वहां पे भी सबसे पहले सिस्टमेटिक पढ़ो, डेरिवेटिव पढ़ो, कंपैरेटिव करो, एक दूसरे टॉपिक को जोड़ो और इंटीग्रेटेड करो। इंटीग्रेटेड के बाद में अप्लाइड वाला स्तर आता है, और इस स्तर की वैसे अप्लाइड स्तर की उतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन सिविल सर्विस वगैरह में जरूरत होती है अप्लाइड स्तर पे, क्योंकि वहां पे अप्लाइड स्तर के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये किसी भी टॉपिक को पढ़ने के तरीके होते हैं, सिस्टमेटिक, डेरिवेटिव, कंपैरेटिव, इंटीग्रेटेड और अप्लाइड। क्या हो फॉलो करना पड़ेगा, तो काम चलेगा। लिख ले सबको फॉलो करना। लेकिन रटन पद्धति से बाहर निकलना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बुकों में लिख दिया गया, 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी की बुकों में लिख दिया गया कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको किताबी दायरों से थोड़ा सा बाहर, आसपास की दुनिया, आसपास की जो चीजें घट रही है उन घटनाओं से जोड़े और उसके हिसाब से आप सोचे, ना कि केवल वहाँ किताब में पढ़ रहे और किताब में ही चीजों को रट। पर्यावरण चारों का। हाँ, और ऐसे टीचरों से भी आपको जो मतलब अभी तो ठीक ही रहते, लेकिन कई सारे स्कूलों में मिल जाते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा वही लिखना होगा। ऐसा तो बुक में भी, हर बुक में अलग अलग एंगल मिल जाएंगे। मिटा दो इसको। सिस्टमेटिक पद्धति हाँ जी बोलो, कोई सा क्वेश्चन बोलो। एक तो इसमें था थोड़ा सा रास्ता बीच में आना था, तो इसमें मिस्टेक हो सकती है, बारीक सी मिस्टेक हो सकती है। डबल भी जोड़ सकते हैं। हाँ, डबल भी जोड़ दो। 30 तो हो जाएगा, है ना। 31 भी हो जाएगा। 32 भी हो जाएगा कि बता ना। बता दो, कोई बोलेंगे तो नहीं आएगा तो कभी पूछ लेना। तो श्याम पट की लंबाई यानी कि बोर्ड की लंबाई, है ना?
उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लो ये श्यामपट्ट है, लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? चौड़ाई 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो जैसे मान लो चौड़ाई कितना है? एक्स x है, तो ये लंबाई कितना ज्यादा है? 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसका मतलब है कि x प्लस 8। कई सारे लोग यहाँ पे ऐसा भी कर देंगे 8x कर देंगे तो वो 8 गुना हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 8 हो जाएगा। एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है, अधिक है, एक ही बात है। यदि उसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दे तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो अभी क्षेत्रफल कितना होगा? इनका गुणा x, यानी कि x प्लस 8 गुणित x, ये अभी का क्षेत्रफल। बाद में क्या हो रहा है? लंबाई क्या हो रही है? लंबाई 7 की वृद्धि हो रही है। 7 की वृद्धि हो रही, तो x प्लस 8 था, 7 और बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 सेंटीमीटर वृद्धि हो रही है। वृद्धि, 7 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी बोला ना। और चौड़ाई में 4 4 सेंटीमीटर की कमी करता हूँ। तो x माइनस 4 4, क्यों? क्योंकि 4 सेंटीमीटर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और अभी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित। तो ये x प्लस 15 गुणित x माइनस 4, तो ये बाद का क्षेत्रफल और ये पहले का क्षेत्रफल, और दोनों क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होता, ऐसा बोल रहा है वो। इसका मतलब है कि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो x गुणित में x प्लस 8 बराबर में x प्लस 15 और x माइनस 4 गुणा कर दो। x का गुणा x में तो x का वर्ग, x का गुणा 8 में तो 8x, x का गुणा x में तो x का वर्ग, x का गुणा 4 में तो माइनस का 4x, 15 का गुणा x में तो 15x 15x, 15 चौक 60 और 15 का गुणा 4 में तो 15 चौक 60, है ना। x के वर्ग से x का वर्ग कैंसिल हो गया। 15x में से 4x जाएगा तो 11x, है ना, 11x आएगा। अब 11x का अगर मैं इधर लाता हूँ तो माइनस में आएगा, माइनस में 11x आएगा, और इधर माइनस में 60। 11x में से 8x जाएगा तो माइनस में 3x बराबर माइनस में 60, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 3 गुना 6 और 20 आ गया। x वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो स्टार्टिंग में ये कितना था होगा? x प्लस 20 या 28, ये कितना था होगा? 28, और ये कितना था होगा? 20 ही था होगा। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? श्यामपट्ट की लंबाई, तो ये लंबाई आ गई। लंबाई कितनी? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। तो एक श्यामपट्ट दिया था, उसकी चौड़ाई से उसकी लंबाई 8 ज्यादा बोला गया था। उसके बाद में ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो ये क्षेत्रफल हुआ। फिर कहा कि जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर और बढ़ जाती है, तो x प्लस 8 था तो आप 7 और जोड़ दोगे तो x प्लस 15 हो जाएगा। आप चौड़ाई है वो कितना? 4 सेंटीमीटर कम हो रहा है ना, 4 सेंटीमीटर। ये डाउन करके एरो लगाए इसका मतलब कम है, और ये अप करके एरो लगाए इसका मतलब ज्यादा है। तो ये 4 सेंटीमीटर कम कर दिया आपने, तो ये चौड़ाई और ये लंबाई, इन दोनों का गुणा, ये क्षेत्रफल आया, बात वाला क्षेत्रफल। और बात वाला क्षेत्रफल और पहले वाला क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता होगा, इसका मतलब सेम है। तो ये क्षेत्रफल बराबर ये क्षेत्रफल, तो इससे आपकी x की वैल्यू कितनी आई? 20। यहाँ x की वैल्यू x प्लस 8 कितना? ये लंबाई है, x की वैल्यू कितना है? 20 है। 20 प्लस 8 28, तो ये लंबाई आ गया और ये चौड़ाई है। अब श्यामपट्ट का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 33, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। आयत की चौड़ाई, तो आप देखो एक तरफ आयत है, एक तरफ वर्ग है, तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव कर रहा है वो। पहले केवल सिंगल क्वेश्चन या तो आयत का था या तो वर्ग का था। आप एक शब्दों को या एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ में क्वेश्चन जोड़ते हैं,
फिर एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से लिंक होने के साथ साथ में कोई क्वेश्चन एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से लिंक होते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं बाद में फाइनली इंटीग्रेटेड हो जाते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपका हर टॉपिक बाय टॉपिक बाय टॉपिक बाय समझ होना चाहिए। इसको मिटा दो। हाँ। क्या 33 हो गया? कर लोगे कि बताऊं? क्वेश्चन नंबर 34 ये परसेंटेज से लिंक कर दिया, है ना? आयत का क्षेत्रफल कितना दिया? 360 आयत है, उस आयत का क्षेत्रफल दिया कितना? 360 वर्ग सेंटीमीटर 360 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये एरिया दिया। जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% 90% है। तो कोई दूसरा क्या है? वर्ग है। वर्ग मतलब है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। तो जो आयत का क्षेत्रफल दिया वो वर्ग के 90% के बराबर है। इसका मतलब है कि जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं 10% हो जाता है ना? तो क्या पूछा गया फाइनली? वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। तो ये कितने के बराबर है? 90% के बराबर है। 360 है? ये बोला गया क्वेश्चन में। ये तो आप समझ सकते हैं आसानी से कि जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक दूसरा वर्ग है, उस वर्ग के क्षेत्रफल का ये कितना है? 90%। 90% नीचे तो 100% कितना होगा? 360 360 गुणित 100 बटे 90 0 से 0 9 400। ये किसका क्षेत्रफल है? ये वर्ग का वर्ग का है। 100% निकाल लिया आपने। तो इसका मतलब भुजा कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, है ना? 400 क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल मतलब क्या? भुजा गुणित भुजा, और भुजा गुणित भुजा यानी बराबर 400। तो भुजा का वर्ग, तो यानी कि 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। क्या पूछा गया? भुजा वर्ग की प्रत्येक भुजा की 20 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आएगी? 20 सेंटीमीटर है। समझ पाए इसको? क्वेश्चन नंबर 35। किसी वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? तो जैसा क्वेश्चन में बोला वैसे यहाँ पर भी लिखो स्टेप बाय स्टेप। कोई वर्ग है, मान लो ये वर्ग है ना? हो सकता है किसी को आयत जैसे लगे, लेकिन मान लेना क्या है वो वर्ग ही है। हाँ, ये वर्ग है। क्या बोला गया फिर? किसी वर्ग के क्षेत्रफल, इसका कुछ एरिया निकलेगा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल। हाँ, तो वर्ग के विकर्ण ये है। आप किसी भी बना सकते, इस वाले विकर्ण पे बनाओ या इस वाले पे बनाओ, है ना? तो विकर्ण पे बनाओगे मतलब कि जितना ये विकर्ण होगा उतनी ही भुजा ये होगी, उतनी ही भुजा ये होगी, उतनी ही भुजा ये होगी। तो ये वर्ग था, ये वर्ग के विकर्ण पे एक और वर्ग बना दिया आपने। हाँ, जरूर नहीं कि आप ऐसा ही बनाओ, आप इसको उस साइड भी बना सकते हैं। ऐसे विकर्ण बनाओगे तो उस साइड भी बना सकते हैं, ऐसे विकर्ण बनाओगे तो इस साइड भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अगर ये साइड मान लेते हैं कि ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो भुजा का वर्ग यानी कि ए का वर्ग क्षेत्रफल होगा।
अब इसका क्षेत्रफल निकालना, विकर्ण पर जो बना हुआ है वर्ग उसका क्षेत्रफल निकालना, तो इसकी भुजा पता होना चाहिए। इसकी भुजा थोड़ी सी तो बड़ी होगी इससे, विकर्ण ज्ञात करना है ना? तो विकर्ण निकाल हाँ पता होना चाहिए, है ना? ये विकर्ण के आपको पहले से पता है कि वर्ग में जो चारों भुजाएं 90 डिग्री के एंगल पर होती है, तो इससे ये निकाल सकते हैं आप विकर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ ये कर्ण का काम कर रहा है, हाँ a का वर्ग प्लस a का वर्ग, ये कितना हो जाएगा? 2a का वर्ग, और ये वर्ग हटेगा तो ये करणी में आएगा, और a का जोड़ा बन जाएगा, a बाहर आ जाएगा, a करणी 2, विकर्ण कितना आएगा? a करणी 2। अब ये विकर्ण है तो ये क्या है? वर्ग है, तो इसका मतलब कि सारी भुजाएं कितनी होगी? a करणी 2, a करणी 2, और ये भी भुजा कितनी होगी? a करणी 2। अब इसका क्षेत्रफल निकालना आपको इस वाले वर्ग का, तो क्षेत्रफल मतलब क्या? भुजा गुणित भुजा, ये गुणित ये कर दोगे, a करणी 2 गुणित a करणी 2, तो कितना होगा? मान लो इसका a1 और इसको मान लो a2, a गुणित a का वर्ग, करणी 2 गुणित 2, तो ये कितना होगा? तो बाहर निकल आएगा वो। तो आपको कैसा मिलेगा? ये मिलेगा a2 की वैल्यू मान। अब इनका क्या निकालना था आपको? अनुपात निकालना था। अनुपात में भी ये भी ध्यान रखना, क्रम का ध्यान रखना। पहले कौन सा? विकर्ण पर जो बना वर्ग उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ नॉर्मली वर्ग उसकी बात कर रहे हैं। क्या बोला? किसी वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? तो पहला ये लेना, उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये लेना। अगर इसी क्वेश्चन में घुमा दे कि जो वर्ग के कोई वर्ग है, वर्ग के विकर्ण पर बना क्षेत्रफल और जो मूलतः वर्ग था उसका अनुपात क्या होगा, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा फिर, है ना? तो a1 अनुपात a2, a1 की वैल्यू कितनी है? a का वर्ग, और a2 की वैल्यू कितनी है? a वर्ग से वर्ग कैंसिल, यहाँ पर कितना आएगा? 1 अनुपात 2। आपका आंसर 1 अनुपात 2। और कभी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो ये नॉर्मली याद रख लो, क्या कि जब भी कोई वर्ग आता है और वर्ग के विकर्ण पर और वर्ग बनाते तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो उस वाले वर्ग से डबल होता है। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करने आ जाए कि एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10-10 सेंटीमीटर है, उसके बाद में उस वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बढ़ा देते हैं, तो बताइए कि उसका क्षेत्रफल कितना हो? तो सीधे लगा कर उसका क्षेत्रफल उससे डबल कर दो, तो आपका आंसर होगा। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। कुछ ऐसे बच्चे टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते कभी कभार। कैसे? जैसे मान लो ऐसे ही मैं पूछता हूँ, नॉर्मली आपको पूछता हूँ, बिल्कुल बेसिक। जैसे मान लो एक वर्ग है, उस वर्ग की एक भुजा की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? 12.5 सेंटीमीटर है ना। अब उसमें कोई ऐसा मत सोचना कि 12.5 की थी तो ये कैसे कैलकुलेट करूंगा। या मान लो कि एक आयत है, आयत के लंबाई जो है वो 17.5 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी, है ना? अब चौड़ाई कितनी है तो यहाँ एग्जैक्ट चौड़ाई आप नहीं बता सकते आपकी बात है ना, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि जो चौड़ाई होगा वो उस लंबाई से ज्यादा तो नहीं होगा। तो अगर वहां ऑप्शन में आए कि उससे ज्यादा वाले तो 17.5 के बराबर, 17.5 से ज्यादा, है ना, 17.5 से कम, या कुछ भी हो सकता, तो 17.5 से कम है ना। 36वां क्वेश्चन, वहां 2 शब्द आ रहे हैं, अंतःव्रत और परिव्रत। तो ये 2 शब्द आपको समझना पड़ेगा पहले, अंतःव्रत और परिव्रत। नाम से स्पष्ट है वैसे तो, अंतःव्रत परिव्रत, इंसेंट्रिक सर्कल। जैसे मान लो ये क्या है, वर्ग है, और यहां पर आप वृत्त बनाओगे, है ना। ये कौन सा व्रत कहलाएगा? अंतःव्रत कहलाएगा। और जो इनके शीर्ष से होते हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा? परिव्रत कहलाएगा।
या जैसे मान लो ये त्रिभुज बना रहे आप, तो त्रिभुज के जो भुजाओं के मध्य बिंदु जहां पर मिले, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, भुजाओं के मध्य बिंदु यहाँ से होके जाएगा, तो ये कौन सा बनेगा? अंतःवृत्त। और जो त्रिभुज के जो शीर्ष बिंदु है यहाँ से होके गुजरेगा, मान लो ऐसा, कौन सा कहलाएगा? परिवृत्त कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला गया इसमें? एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? है ना? तो ये भी नॉर्मली, ये भी एक बार आप कर लोगे, उसके बाद में आपको पता हो जाना चाहिए। तो एक वर्ग है, मान लो यहाँ सर्कल है, ढंग से बनेगा नहीं यहाँ पे, तो वो छोटा ही बनेगा, लेकिन वो हाथ क्या जल्दी बनाए ने तो फास्ट बन जाता है, धीरे धीरे बनाए तो टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है। क्या अच्छा से लिखो करके बेकार से लिखा जाता है। हाँ होता नहीं, जितना अच्छा सोचते हैं जितना उतना स्पीड से हाँ, जाएगा। वो नहीं चलने जाता। तो ये बन गया, ठीक है, हाँ। ये समझ लेना आप लोग। तो ये क्या है? परिवृत्त। ये परिवृत्त है और ये अंतःवृत्त। अंतःवृत्त। हाँ। अंतःवृत्त का मतलब ये मत समझना कि ये है तो कहीं पे भी ये बना दो तो ये अंतःवृत्त है। हाँ, चारों भुजाओं को मतलब चारों भुजाओं के मध्य बिंदु पे स्पर्श कराना चाहिए, तो ये मत समझ अंतःवृत्त इसका मतलब कि अंदर बन रहा, और परिवृत्त मतलब कि बाहर बन रहा। बाहर तो फिर बाद में ये वर्ग है, बाहर तो फिर ऐसा वृत्त भी हो सकता है, हाँ। है ना? यहाँ ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है, हाँ। यहाँ ऐसा है तो इसके बाहर बिल्कुल यहाँ पे भी बन सकता है। इनका सटीक मतलब यही है कि अंतःवृत्त यानी कि जो अंदर की भुजाएं हैं इनको कहीं ना कहीं स्पर्श करते हुए गुजरेगा वो, है ना? और जो परिवृत्त है इसका मतलब है कि जो भुजाएं हैं उनके कोनों से होकर गुजरेगा वो। क्या नेट नहीं निकली? सर कुछ पता नहीं है। तो क्या बोला यहाँ पर? अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो जो अंतःवृत्त है वो ये, अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर का वर्ग। ये तो फार्मूला है नॉर्मली, लेकिन जैसे ये कहाँ पे बन रहे हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त? वर्ग पे। अब ये वर्ग की भुजा मान लो ए है, तो ये भी ए, ये भी ये भी है। और अगर इसका रेडियस बनाओगे आप, ये क्या है? डायमीटर, यानी कि ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। ओवरऑल कितना हो जाएगा? नहीं वो नहीं, वो तो कितने भी आर हो सकते हैं, ऐसे तो 4R ऐसे नहीं जोड़ना। ये कितना है? 2R के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? R के बराबर है ना? तो ये भुजा ओवरऑल कितनी है? ये भुजा ओवरऑल कितनी है वर्ग की? ए है, तो ये भी कितना होगा? यानी कि 2R किसके बराबर में होगा? ए के बराबर में होगा। तो ये अगर इतने की बात करोगे तो ये कितना होगा? ए के बट्टे में आधा हो जाएगा। वैसे ये भी A/2 हो सकता है, ये भी A/2 हो सकता है। तो यहाँ पर जो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आएगा वो कितना होगा? पाई, और आर की वैल्यू कितनी? A/2 इसका वर्ग। ये कितना हो जाएगा? पाई ए का वर्ग बटे 4। ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। आप वैसे ही आपको किसका निकालना है? परिवृत्त का। परिवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला भी तो यही लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस निकालना है, यानी कि जैसे ये है, ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्या बनेगा? विकर्ण बनेगा। और विकर्ण कितना आता है? 1/2 आता है। ये पहले निकाल चुके हैं, निकालना तभी भी निकाल सकते हैं। विकर्ण कैसे निकालोगे आप? ये कर्ण का काम कर रहा है विकर्ण यहाँ पर। तो कर्ण का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस a का वर्ग कितना हो जाएगा? 2a का वर्ग हो जाएगा, है ना? और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 1/2।
हाँ। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी? एक 1/2। तो जो बाहर वाला वृत्त है उसके लिए पूरा की पूरा डायामीटर कितना है? 1/2। तो 1/2 का ये क्या है? डायामीटर है हाँ। यहाँ पर। तो इसका आधा, इतने सारे भी लिखते हैं यहाँ पर, किसी भी एक चीज को मान लो। तो ये पूरा की पूरा कितना आया? 1/2 आया। हाँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा है, हाँ। तो आधा कितना हो जाएगा? 1/2 के बट्टे में 2। ये क्या निकलेगी इसकी? त्रिज्या निकलेगी। निकलेगी है ना? परिवर्त वाले की त्रिज्या निकल जाएगी। तो परिवर्त में ये पाई लिखा आपने, आर कितना लिखोगे यहाँ पर? 1/2 के बट्टे में 2, पूरे की पावर 2, हाँ। है ना? ये पाई, ये कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग, 1 हट जाएगी तो 2 आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये परिवृत्त का आया और ये अंतवृत्त का आया। इनका अनुपात निकालना था। अब सिस्टमेटिक क्वेश्चन में क्या बोला? पहले अंतवृत्त है कि परिवृत्त है? अंतवृत्त। ये पहले, ये वाली राशि पहले आएगी। तो अंतवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया? पाई का वर्ग बट्टे 4। और परिवृत्त में कितना आया? पाई का वर्ग गुणित 2 बटे 4। पाई का वर्ग कट गया, 4 से 4 कट गया, 1/2। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए, ये तो प्रूफ के रूप में है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मान लो कोई भी वर्ग है और वर्गों में आप अंतवृत्त बनाते हैं और एक बाह्य वृत्त बनाते हैं। अंतवृत्त मतलब कि वर्ग की भुजाओं के जो मध्य बिंदु वहां से इस पर स्पर्श करने वाला वृत्त, और बाह्य वृत्त का मतलब, बाह्य वृत्त या परिवृत्त कहने का मतलब है कि जो वर्ग है, वर्ग के जो कोने हैं, उन कोनों को स्पर्श करते हुए खींचा गया वृत्त। तो जो परिवृत्त है, परिवृत्त का क्षेत्रफल अंतवृत्त से क्या होगा? डबल होगा, 2 के अनुपात के रूप में। ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कर लेना आप लोग, है ना? जो नहीं बनेगा वो पूछ लेना। क्वेश्चन एक जैसे ही लगभग। ठीक है, फिर मिलते कल।